हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194 ओ के रिलेशन में कुछ सर्कुलर्स आए हुए हैं तो उनको समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 194 ओ के प्रोविज़न समझे थे, दैट इज़ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा जब वह ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा, तब एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम डिटेल में 194 ओ के प्रोविज़न समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सर्कुलर नंबर 17/2020 जो आया था 29 सितंबर 2020 को, उसके बाद फिर सर्कुलर नंबर 2021 जो आया था 25 नवंबर 2021 को, उसके बाद अभी लेटेस्ट सर्कुलर नंबर 20/2023 जो अभी 28 दिसंबर 2023 को आया है। तो सेक्शन 194 ओ में एक प्रोविज़न है कि अगर कुछ डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो गवर्नमेंट उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए गाइडलाइन इशू कर सकती है। तो सेक्शन में पावर दिया हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी को। तो उसके तहत सीबीडीटी ने 3 सर्कुलर इशू किए अलग अलग डेट्स पे। तो उन सर्कुलर्स को हम समझेंगे, उसमें क्या क्या इश्यूज आए और कैसे क्या रिजोल्यूशन दिया है सीबीडीटी ने, तो वो समझेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले सर्कुलर नंबर 17/2022। सर्कुलर नंबर 17/2020 जो आया था 29 सितंबर 2020 को, तो सीबीडीटी ने गाइडलाइन इशू किया है। गाइडलाइन अंडर सेक्शन 194 ओ सबसेक्शन 4 के लिए और सेक्शन 206 सी टीसीएस के लिए। तो हम जो रिलेटेड है सेक्शन 194 ओ वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इन्होंने पहले बेसिक डिटेल दिया है सेक्शन का। फाइनेंस एक्ट 2020 इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 194 ओ इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which mandates that with effect from first day of October 2020, an e-commerce operator shall deduct income tax at the rate of 1% subject to the provision of proposed section 197B of the act of the gross amount of sale of goods or provision of service or both, फैसिलिटेटेड थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। तो इस सेक्शन का ब्रीफ डिटेल दिया है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो उसका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेल ऑफ गुड्स करता है, सेल ऑफ सर्विस करता है, ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, और कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। ठीक है, This deduction is required to be made at the time of credit or payment, whichever is earlier। ठीक है, तो ये सेक्शन को ब्रीफ दिया है। उसके बाद देखिए गाइडलाइंस, मैं ये सर्कुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ लेते हैं पहले इसको। गाइडलाइन इशू क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन्स कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो इशू आया रहेगा कि एक्सचेंज पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर टीडीएस कैसे क्या डिडक्ट करना है, तो वो समझते हैं। इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस contained in section 194O and subsection and section 2061H of the Act in case of certain exchanges and clearing corporations. It has been stated that sometime in these transactions there is no one-to-one contract between the buyers and the sellers. ठीक है, in order to remove such difficulties, it is provided that the provisions of section 194O and 2061H of the Act shall not be applicable in relation to
transaction in securities and commodities which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporation located in international financial service center. ठीक है, तो उनको एग्जम्प्ट कर दिया है, उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा है ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स traded through power exchanges registered in accordance with regulation 21 of CERC. यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मीनिंग क्या होगा. ठीक है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट है, तो इन्होंने सेक्शन 194A के प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल है अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है. ठीक है, दूसरा एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे. हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है. ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे सेलर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है और वहाँ से कस्टमर चेक करके प्रोडक्ट ऑर्डर करता है. ठीक है, तो ये फिर जब वो कस्टमर पेमेंट करता है तो फ्लिपकार्ट एक पेमेंट गेटवे, वह भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, तो उसका पेमेंट गेटवे का प्लेटफॉर्म यूज होता है. ठीक है, मतलब वो सर्विस भी प्रोवाइड होती है वो ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है, तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी कि टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, फ्लिपकार्ट को करना है कि पेमेंट गेटवे वाले को करना है. ठीक है, क्योंकि दोनों कवर हो रहे थे ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में. ठीक है, तो रिमूव करने के लिए ये सर्कुलर है. तो देखिए, इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस द पेमेंट्स आर जनरली फैसिलिटेटेड बाय पेमेंट गेटवेज. ओके, it is represented that in these transactions there may be applicability of section 194O twice, that is once on main e-commerce operator who is facilitating sale of goods or provision of services or both, that is Flipkart, and once on payment gateway, जैसे कि कोई भी बैंक का पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है. ठीक है, सपोज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक. ठीक है, who also happen to qualify as e-commerce operator फॉर फैसिलिटेटिंग सर्विस. तो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए जो 194O में कवर हो रहे हैं. ठीक है, टू इलस्ट्रेट अ बायर बाइज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, XYZ एक बायर है, XYZ का वेबसाइट है, XYZ का प्लेटफॉर्म है. ठीक है, वहां से 1 लाख का कुछ परचेज करता है. ही मेक्स पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ABC. तो पेमेंट करता है तो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है ABC का. ठीक है, ऑन दीज फैक्ट्स लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194O may fall on both XYZ and ABC, that is Flipkart and पेमेंट गेटवे बैंक. ठीक है, तो दोनों पे फॉल कर रहा है सेक्शन 194O, क्योंकि दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफिकल्टी it is provided that the payment gateway will not be required to deduct tax under section 194O of the Act on Transaction. तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि पेमेंट गेटवे को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि उस पर मेन ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज फ्लिपकार्ट पे कर रहा है टीडीएस. ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. If the tax has been deducted by the e-commerce operator under section 194O of the Act on the same transaction, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, पेमेंट गेटवे की. Hence in the above example, जो एग्जाम्पल ऊपर समझा था हमने कि XYZ प्लेटफॉर्म से परचेज कर रहे हैं और पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं ABC का, तो इस केस में XYZ डिडक्ट कर रहा है TDS. If XYZ has deducted tax under section 194O on 1 lakh rupees, then ABC will not be required to deduct tax under section 194O of the Act on the same transaction. Okay. To facilitate proper implementation,
ABC may take an undertaking from XYZ regarding deduction of tax. तो ABC XYZ से अंडरटेकिंग ले सकता है कि वह XYZ डिडक्ट करेगा ये ट्रांजेक्शन्स पे। तो ऐसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मीन्स जो पेमेंट गेटवे है ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको TDS डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको मेन ई कॉमर्स ऑपरेटर से एक अंडरटेकिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। सेक्शन 194O क्या एप्लीकेबल होगा इंश्योरेंस एजेंट पे या इंश्योरेंस एग्रीगेटर पे? तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया है। इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स in many cases have no involvement in transactions between insurance company and the buyer for subsequent years. Okay, जैसे पहले साल में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स होता है बीच में, ठीक है, उसके थ्रू हम पॉलिसी लेते हैं। फिर बाकी के सालों में जो नेक्स्ट ईयर्स में जो प्रीमियम पे होगा तो उसमें इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। It has been represented that in subsequent years, the liability to deduct tax may arise on the insurance agents or insurance aggregators, even if the transaction have been completed directly with the insurance company. This may result into hardship for the insurance agents or aggregators. तो इसको डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इशू किया है गाइडलाइंस कि in order to remove this difficulty, it is provided that in the years subsequent to the first year, if the insurance agent or insurance aggregator has no involvement in the transaction between insurance company and the buyer of insurance policy, he would not be liable to deduct tax under section 194O of the act for those subsequent years. However, the insurance company shall be required to deduct tax on commission payment, if any, made to insurance agent or insurance aggregator for those subsequent years under the relevant provision of the act. तो CBDT ने ये क्लियर किया है कि इंश्योरेंस एजेंट्स या फिर इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स जो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर को जो कमीशन पे करेगा तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को TDS डिडक्ट करना होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है, कमीशन पे। तो ये था सर्कुलर नंबर 17/2022 डेटेड 29 सितंबर 2020, जिसमें ये कुछ क्लैरिफिकेशन किया है CBDT ने। पहला था एक्सचेंजेस के लिए 194O से रिलेटेड, दूसरा था एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवेज, नेक्स्ट था एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर, ठीक है। तो ये था सर्कुलर नंबर 17/2020। नेक्स्ट है सर्कुलर नंबर 20/2021 डेटेड 25 नवंबर 2021। तो सेक्शन 194O में सेकेंड सर्कुलर है जिसमें क्लेरिफाई किया है CBDT ने ऑक्शन से रिलेटेड, ई ऑक्शन से, ठीक है। गाइडलाइंस दिया है ई ऑक्शन सर्विसेज कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो उस केस में डिफिकल्टीज आ रही थी प्राइसिंग को लेकर, ठीक है, तो उसमें CBDT ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो समझते हैं। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स involved in the business of carrying out e-auction services through electronic portal owned, operated or maintained by them, e-auctioneer. It has been stated that in an e-auction, the e-auctioneer involved in conducting the e-auction through its portal is responsible for only for the price discovery for the sale/purchase of goods or services, and the result of the e-auction report is submitted to the client. The client could be buyer or the seller.
participant in the auctions are sellers if client is buyer, or buyers if client is seller. The transaction of sale or purchase is being carried out directly between the buyer and the seller, which are not done through the electronic portal of the e-auctioneer. Further, the price so discovered can be further negotiated between the parties without the knowledge of the e-auctioneer. In such a scenario, it has been represented that the provisions of section 194O of the Act does not apply, as the transaction of sale or purchase itself is not taking place through the electronic portal. तो उस केस में 194O के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आया था. फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशंस मेड द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन नोटिस्ड. तो ये सीबीडीटी ने नोटिस किया है फॉलोइंग फैक्ट्स. E-auctioneer conducts e-auction services for its clients in its electronic portal and is responsible for the price discovery only, which is reported to the client. The price so discovered through e-auction process is not necessarily the price at which the transaction takes place, and it is up to the discretion of the client to accept the price or to directly negotiate with the counterparty. The transaction of sale or purchase or sale takes place directly between the buyer and the seller party outside the electronic portal maintained by the e-auctioneer, and price discovery only acts as the starting point for negotiation and conclusion of sale or purchase. Okay. E-auctioneer is not responsible for facilitating the purchase or sale of goods for which e-auction was conducted on its electronic portal, except to the extent of price discovery. E-payments for the transactions are carried out directly between the buyer and the seller outside the electronic portal, and the e-auctioneer does not have any information about the quantum and the schedule of payment, which is decided mutually by the client and the counterparty. For payment made to e-auctioneer for providing e-auction services, the client deducts tax under the relevant provisions of the Act other than section 194O of the Act. Okay. तो CBDT ने, in order to remove difficulty, it is clarified that the provision of section 194O of the Act shall not apply in relation to e-auction activities carried out by e-auctioneer if all the facts listed at A to F of para 5.1.2 are satisfied. This clarification shall not apply if any of these facts are not satisfied. Further, it is clarified that the buyer and seller would still be liable to collect tax as per the provision of section 194Q and section 206C/1H of the Act, as the case may be. So CBDT ने क्लेरिफाई किया है कि ई ऑक्शन के केस में ई ऑक्शनियर को अगर ये सारे फैक्ट जो A to F में मेंशन है वो सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उस केस में 194O में TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. लेकिन अगर एक भी फैक्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो TDS डिडक्शन करना होगा अंडर सेक्शन 194O में. फर्दर ये क्लेरिफाई किया है कि आपको 194Q और 206(1)H में अगर TDS TCS अप्लीकेबल हो रहा है तो अकॉर्डिंगली डिडक्ट और कलेक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194Q और 206(C)(1)H के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये था सर्कुलर नंबर 20 ऑफ 2021 डेटेड 25 नवंबर 2021. अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है सर्कुलर नंबर 20 ऑफ 2023 जो आया है 28 दिसंबर 2023 को रिसेंटली आया है, जिसमें सीबीडीटी ने गाइडलाइन इशू किया है अंडर सेक्शन 194O सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है,
तो पहले ये बेसिक डिटेल दिया है सेक्शन 194 ओ का कि फाइनेंस एक्ट 20 में इंसर्ट हुआ है, फिर सेक्शन का ब्रीफ किया है, फिर इन्होंने गाइडलाइन इशू किया है। फर्स्ट है हु शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स वेयर देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। तो गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस केस में टीडीएस डिडक्शन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं ये सेलर है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बोलते हैं जिसको, फिर ये सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया बायर साइड दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, फिर ये बायर हो गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो अभी क्या होगा ट्रांजेक्शन, सेलर सेल करेगा, ठीक है, बायर को, फिर बायर पेमेंट करेगा सेलर को। ओके, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जाएगा सेलर से बायर की ओर। ठीक है, तो अभी इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, तो अभी इस केस में 194 ओ किस पे एप्लीकेबल होगा। एक केस में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो सेलर को पेमेंट करेगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेलर साइड वाला, ठीक है, उसको डिडक्ट करना होगा 194 ओ के अकॉर्डिंग प्रोविजंस। ठीक है, देखिए, इन दिस सिचुएशन द कंप्लायंस अंडर सेक्शन 194 ओ ऑफ द एक्ट इज टू बी डन बाय द सेलर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेलर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who finally makes the payment or deemed make payment to the seller for goods sold or services provided। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन दिया है जिसमें क्या है, सेलर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 2 है जो पेमेंट कर रहा है सेलर को, तो उसको सेक्शन 194 ओ के प्रोविजंस कंप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा सर्कुलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मे बी लेविंग कन्वेंस फीस और चार्जिंग कमीशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड सेलर माइट लेवी लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फीस फॉर ट्रांजेक्शन। पेमेंट्स में आल्सो बी मेड टू द प्लेटफॉर्म और नेटवर्क ONDC provider for facilitating the transaction. Would these form part of the gross amount for the purpose of TDS under section 194O of the Act? So, in e-commerce, it is common for an order to be shipped to the buyer from the seller. Okay, it is therefore common for the sellers to charge the buyer additionally for shipping in the form of logistic delivery, shipping charges, packing fees. Okay. Further, the buyer side electronic commerce operator and seller side electronic commerce operator may charge a commission to the seller to enable the online transaction, and the seller may choose to recoup all or part of that amount from the buyer. Okay. तो उस केस में ग्रॉस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए, सेलर है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सेल करता है गुड्स अमाउंट 100 रुपए का, ठीक है, टू द बायर एंड चार्ज करता है एडिशनल 5 रुपए पैकिंग फीस, 10 रुपए शिपिंग फीस, 3 रुपीज़ कन्वेंस फीस, टोटल 118 रुपये चार्ज करता है बायर से, और रिसीव करता है 115 रुपये फ्रॉम सेलर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माइनस TDS ऑन 118 रुपये। तो अभी देखिए, कलेक्ट कितना कर रहा है सेलर, टोटल 100 + 5 + 10 15 + 3 18 118 रुपये टोटल चार्ज कर रहा है। ठीक है, कस्टमर को, तो 118 रुपये पे सेलर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को TDS डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 ओ में। ठीक है, thus it is clarified that TDS shall be deducted by the seller side electronic commerce operator on the gross amount of sale of goods of ₹118। ठीक है, तो उस पर TDS डिडक्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करना होगा 26Q में, और सर्टिफिकेट TDS सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा इन फॉर्म 16A में। ठीक है, how will GST, various state levies and taxes other than GST
such as VAT, sales tax, excise duty, CST be treated while calculating gross amount of sales of goods or provision of services as per the provision of section 194O of the act। कि GST वगैरह कैसे इम्पैक्ट दिया जाएगा in the context of TDS on purchase of goods, it has been provided that in case of GST component has been indicated separately in the invoice and tax is deducted at the time of credit of the amount in the amount of account of the seller, then the tax is to be deducted under section 194Q on the amount credited without including the GST। तो आपको अगर GST अलग से बाइफरेट करके रखा है और बुकिंग के टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एक्सक्लूडिंग GST पे TDS डिडक्ट करना होगा 194O में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट अंडर सेक्शन 194O ऑफ द एक्ट when tax is deducted at the time of credit of amount in the account of seller and the component of GST various state levies tax comprised in the amount payable to the seller is indicated separately, okay, then tax shall be deducted under section 194O of the act on the amount credited without including such GST or state taxes। तो विदाउट GST पे आपको TDS डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194O में। However, if the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, then the tax would be deducted on the whole amount, okay। अगर पहले पेमेंट कर रहे हैं तो पहले टोटल अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक परचेज रिटर्न का कैसे एडजस्टमेंट होगा वो एक्सप्लेन किया है। फिर सेल्स डिस्काउंट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये था सर्कुलर नंबर 20/2023 जो आया है 28 दिसंबर 2023 को सेक्शन 194O से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैं तीनों सर्कुलर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं फर्दर। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।